आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं किशोर अजवाणी और मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली से, जहां पर सुबह सुबह हुई तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हालांकि अभी दिल्ली में मानसून नहीं आया है, लेकिन आज सुबह हुई तेज बारिश ने गर्मी से राहत जरूर दे दी है। दिल्ली के साथ साथ नोएडा में भी सुबह बारिश हुई, जिसकी वजह से मौसम सुहावना हो गया। हालांकि बारिश की वजह से सुबह सुबह काम पर जाने वाले लोगों को थोड़ी दिक्कत जरूर हुई। तो सुबह सुबह ये झमाझम बारिश और देखते देखते एक वक्त तो ऐसा भी आया जब एकदम अंधेरा सा छा गया और उसके बाद झमाझम ये बारिश, हाल जहां एक तरफ कुछ लोगों को राहत तो कुछ लोगों के लिए दिक्कत, क्योंकि जो लोग ऑफिस आ रहे थे उन्हें ज़रूर दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन गर्मी से थोड़ी राहत लोगों को मिली है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में पाकिस्तान ने गोलाबारी की है। पाकिस्तान की सेना ने पुंछ के कृष्णा घाटी में गोलाबारी की। पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सेना की चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। इसके बाद भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। पवन शर्मा हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पवन, क्या जानकारी? देखिए, पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का वायलेशन किया है। आज सुबह कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तानी सेना की ओर से लगभग 6 के करीब छोटे जो सेक्टर पड़ते हैं कृष्णा घाटी सेक्टर में, उन इलाकों में हैवी मोटार शेलिंग और हैवी मशीन गन फायरिंग की जा रही है। भारतीय सेना की चौकियों को टारगेट किया जा रहा है और साथ ही रिहायशी इलाकों में गोले दागे जा रहे हैं, जिसका भारतीय सेना भी करारा जवाब पाकिस्तान को दे रही है। लेकिन पिछले 3-4 दिन से लगातार पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ रिहायशी इलाकों को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है और यही मंशा है कि किसी न किसी तरीके से सुरक्षा वालों का ध्यान भटके और आतंकियों की घुसपैठ करवा सके। इस बीच दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। खबर है कि जम्मू कश्मीर के कुछ आतंकी दिल्ली में दाखिल हो चुके हैं और जबकि कुछ और दिल्ली में दाखिल होने की फिराक में हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर से 4 से 5 आतंकी ट्रक में सवार होकर दिल्ली पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली पहुंच चुके आतंकवादियों ने दिल्ली के बाहरी और उत्तरी जिले में अपना ठिकाना बनाया है। पुलिस ने इन आतंकियों की तलाश के लिए जिले के तमाम गेस्ट हाउस, होटल और कश्मीर नंबर की गाड़ियों की तलाश तेज कर दी है। इसके अलावा बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर पुलिस को खासतौर पर अलर्ट पर रखा गया है। अमेरिका के अलास्का में घने जंगल के बीच में रखी एक पुरानी बस को हेलीकॉप्टर की मदद से हटा दिया। जंगल में फंसे एक आदमी ने इस बस में कई महीने बिताए थे, जिस पर इनटू द वाइल्ड नाम की एक फिल्म भी बनाई जा चुकी। लेकिन सुरक्षा की वजह से इस बस को वहां से हटाने का फैसला लिया गया। इस काम के लिए सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। इस हेलीकॉप्टर ने रस्सियों की मदद से बस को हवा में उठा लिया। एक ऊंचाई तक पहुंचने के बाद हेलीकॉप्टर इस पुरानी बस को लेकर वहां से बाहर निकल गया। ये बस करीब 60 साल से वहां खड़ी थी, जिस पर इनटू द वाइल्ड नाम से एक किताब लिखी गई और बाद में इसी नाम से एक फिल्म भी बनाई गई। महाराष्ट्र में यूरिया की कालाबाजारी की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद औरंगाबाद में राज्य के कृषि मंत्री दादाजी भुसे खुद स्कूटर पर सवार होकर एक दुकान पर छापा मारने पहुंच गए। इस दुकान के बारे में शिकायत मिल रही थी कि उन्हीं किसानों को यूरिया दिया जा रहा है जो दुकान से यूरिया के अलावा और भी सामान खरीदते थे। इसके बाद मंत्री दादाजी भूरे किसान बनकर दुकान में पहुंचे, जहां पर दुकानदार ने पहले तो यूरिया होने से मना कर दिया। जब मंत्री जी ने कुछ और सामान खरीदने की इच्छा जताई तो यूरिया देने को राजी हो गया। कृषि मंत्री के निर्देश पर इस दुकान को सील कर दिया गया, जहां से लाखों रुपए की खाद बरामद की गई। रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेनाओं के उप प्रमुखों की वित्तीय शक्तियां 5 गुना बढ़ा दी। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए जरूरी सामान की खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए तीनों सेनाओं के उप प्रमुखों की वित्तीय शक्तियां बढ़ाई और इस फैसले के बाद तीनों सेनाओं के उप प्रमुख अपनी मौजूदा वित्तीय शक्ति से 5 गुना अधिक यानी 500 करोड़ रुपए तक के फैसले ले सकते हैं। भारत चीन के बीच जारी विवाद में अपनी तैयारियों के लिए सेना इस बजट का इस्तेमाल कर रही है। सेना की हथियार और युद्ध सामग्री बढ़ाने के लिए 8 नवंबर 2018 को उस समय की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय शक्तियां बढ़ाने को मंजूरी दी थी। इस फैसले के लागू होने से तीनों सशस्त्र बलों की क्षमता में इजाफा होगा। जंग के मैदान में जीत उसी को हासिल होती है जिसके इरादों में फौलाद भरा होता है। 1971 की जंग हो या जून 2020 में भारत और चीन के बीच हुई खूनी झड़प,
एक नाम हमेशा से चर्चा का सबब बनता रहा है और वो है बिहार रेजिमेंट का। साहस की अभूतपूर्व पटकथाएं लिखने वाली इस रेजिमेंट ने लद्दाख में जो कुछ दिखाया उसकी आज एक बार फिर मिसाल दी जा रही है। आइए आपको भी दिखाते हैं हौसले और जज्बे की वो कहानी जिसकी चर्चा इस वक्त पूरे देश में हो रही है। गलवान घाटी में पकड़ा गया चीन का कर्नल। 10 भारतीय सैनिकों के बदले चीन के कर्नल की रिहाई। सूत्रों के हवाले से आई ये जानकारी भारतीय सेना के उन जाबाजों की कहानी बताती है जिन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लड़ते हुए चीन को उसकी करतूत का करारा जवाब दिया। सूत्र बताते हैं कि दोनों देशों के बीच 3 दिन तक चली बैठक के बाद चीन के कर्नल को तभी रिहा किया गया जब चीन ने 10 भारतीय सैनिकों को रिहा किया। आइए अब आपको बताते हैं उस रेजिमेंट की कहानी जिसने गलवान घाटी में चीन के सैनिकों को धूल चटाने का काम किया। They're not the bats, they are the batman. जिनके शौर्य की कहानियां इतिहास में दर्ज हैं। जिनके बाहुबल की दास्तान दशकों से सुनी और सुनाई जाती है। जिनकी शहादत के किस्से अडिग हिमालय सा साहस दिलाते हैं। दर्द था, अब दर्द नहीं। भाई मेरा मरा नहीं है, भाई मेरा जिंदा है। जिनकी जिंदगी का मकसद कर्म ही धर्म है। जिनके लहू का एक एक कतरा देश की हिफाजत के लिए बहता है। ये कहानी उस बिहार रेजिमेंट की है जिसने गलवान घाटी में चीन के गुनाहों का एक बार फिर मुंहतोड़ जवाब दिया है। जून की रात देश जब चैन की नींद सो रहा था तब लद्दाख में भारत चीन सीमा पर वो हुआ जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। दशकों बाद भारत और चीन के बीच खूनी झड़प हुई जिसमें देश के 20 रणबांकुरों ने अपनी शहादत दी। इन 20 जवानों में ज्यादातर बिहार रेजिमेंट से ताल्लुक रखते थे, जिन्होंने कई घंटों तक चली इस खूनी झड़प में चीन के छक्के छुड़ा दिए। हजारों फीट की ऊंचाई पर जहां माइनस में तापमान था, वहां देश के जवानों ने अभूतपूर्व साहस का न सिर्फ परिचय दिया बल्कि एक बार फिर देश का सिर फख्र से ऊंचा कर दिया। मैं गौरव के साथ इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि ये पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है। चीन को जरा भी यकीन नहीं था कि धोखे से किए गए हमले का उन्हें भारतीय सेना के जवान ऐसा जवाब देंगे कि चीन की सेना को अपने जवानों की मौत के आंकड़े छिपाने पड़ जाएंगे। हालांकि इस दौरान बिहार रेजिमेंट की 16वीं बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू शहीद हो गए। इनके अलावा इसी रेजिमेंट के सिपाही अमन कुमार, चंदन कुमार, दीपक कुमार, गणेश कुंजाम, गणेश राम, के ओझा, राजेश ओराम, सीके प्रधान, नायब सूबेदार नंदूराम, हवलदार सुनील कुमार और 12वीं बटालियन के जय किशोर सिंह देश की हिफाजत करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए।
देश सदमे में जरूर है, लेकिन इनके शौर्य की कहानियां हर किसी के जहन में है। ऐसा नहीं है कि बिहार रेजिमेंट में सिर्फ बिहार के लोगों की ही भर्ती की जाती है। देश की आजादी से पहले 1941 में स्थापित हुई इस रेजिमेंट में दूसरे राज्यों के सैनिक भी अपने बाहुबल का परिचय देते हैं। LAC पर शहीद हुए कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू भी बिहार रेजिमेंट से ताल्लुक रखते थे, लेकिन मूल रूप से बी संतोष बाबू तेलंगाना के सूर्यापेट के रहने वाले थे। उनकी शहादत ने बिहार रेजिमेंट की वीर गाथा में एक और नया अध्याय जोड़ दिया है। बिहार रेजिमेंट के बारे में कहा जाता है कि ये देश की एक ऐसी रेजिमेंट है जो किसी भी माहौल में दुश्मनों से लोहा ले सकती है। हालात चाहे कितने भी विपरीत क्यों ना हो, बिहार रेजिमेंट के जवान पूरी शिद्दत के साथ अपने कर्तव्य को निभाते हैं। विकट स्थिति हो या फिर भौगोलिक परिस्थितियां साथ न दें, फिर भी बिहार रेजिमेंट के जवान अपनी ट्रेनिंग के बल पर उसका सामना करने से कभी पीछे नहीं हटते। यही कारण है कि बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना भी बिहार रेजिमेंट के जवान पूरी हिम्मत और बहादुरी के साथ करते हैं। लद्दाख की गलवान घाटी में बिहार रेजिमेंट के जवानों ने अप्रतिम साहस की जिस गाथा को लिखा है, उसे इनके कर्तव्य पथ की बानगी माना जा सकता है। इस रेजिमेंट के जवानों की हुंकार ही दुश्मनों के हौसलों को पस्त कर सकती है। कर्म ही धर्म के मूल मंत्र को मानने वाले इस बिहार रेजिमेंट के जवान जय बजरंग बली और बिरसा मुंडा का जय घोष करके दुश्मनों पर हमला बोलते हैं। बिहार रेजिमेंट के नाम भारत की आजादी से पहले ही 5 मिलिट्री क्रॉस और 9 मिलिट्री मेडल थे, जबकि आजादी के बाद से अब तक इस रेजिमेंट के खाते में 7 अशोक चक्र, 9 महावीर चक्र और 21 कीर्ति चक्र, 70 शौर्य पदक समेत सेना के कई पुरस्कार और मेडल हासिल हो चुके हैं। पराक्रम के पोस्टर पर बिहार रेजिमेंट का यही चेहरा ऐसी सैकड़ों कहानियों का गवाह है, जिनकी वजह से देश का मान हमेशा ऊंचा हुआ है। अमेरिका के न्यूजर्सी में गोल्फ क्लब ने गोल्फरों की मदद के लिए खास तरह के रोबोट तैनात किए। ये रोबोट गोल्फ खेलने वालों का सामान लेकर उनके साथ चल सकते हैं, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में ये रोबोट एक गोल्फर का सामान लेकर उसके पीछे चलता नजर आया। उसके रुकते ही रोबोट भी रुक गया, जिसके बाद उस खिलाड़ी ने रोबोट में रखी अपनी गोल्फ स्टिक निकाली और खेल शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वो जैसे ही दोबारा आगे बढ़ा, रोबोट फिर उसके पीछे चलने लगा। 3 पहियों वाले इस रोबोट में खास तरह का सेंसर लगा है जो गोल्फर को पहचान कर अपने आप उसके पीछे चल सकता है। Wants to walk alone, this will follow them with the remote that they attach to the back of their hip. इस रोबोट में गोल्फ स्टिक और जरूरत का दूसरा सामान आसानी से रखा जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस में होने वाले विक्ट्री डे परेड कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आज मॉस्को जा रहे हैं। 24 जून को दूसरे विश्व युद्ध की जीत की 75वीं सालगिरह है। पहले ये परेड 9 मई को होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से इसे टाल दिया गया। भारतीय सेना के तीनों अंगों के 75 जवान इस विक्ट्री परेड में हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्री के रूस दौरे से दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूती मिलेगी। दिल्ली के नारायणा इलाके में कंटेनमेंट जोन में कुछ लोगों ने खाना और राशन देने गई दिल्ली सरकार की टीम और पुलिस पर हमला कर दिया। लोग गली में लगे बैरिकेड को हटाना चाहते थे और इसी बात को लेकर विवाद हो गया। नारायणा के एक ब्लॉक में कोरोना के 10 मामले सामने आए, जिसके बाद इसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। पुलिस ने नारायणा थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दिल्ली सरकार की टीम जब वहां पर पहुंची तो उन पर हमला हुआ। गली में लगे बैरिकेड को हटाने को लेकर दरअसल ये विवाद बढ़ा और उसके बाद विवाद कुछ ज्यादा बढ़ गया। हालांकि फिलहाल अब जो जानकारी मिल रही है कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। दिल्ली में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 3000 नए मरीज बढ़े। इसके बाद दिल्ली में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 60,000 के करीब पहुंच गया। पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से दिल्ली में 63 लोगों की मौत हुई। वहीं दिल्ली में एक दिन में 1719 लोग इलाज के बाद ठीक भी हुए। ये लगातार तीसरा दिन है जब दिल्ली में 3000 या उससे ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए हैं।
वहीं दिल्ली में कोरोना के हालात पर गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच हुई बैठक में अमित शाह ने दिल्ली सरकार को कई अहम निर्देश दिए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक सर्वे पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही अमित शाह ने दिल्ली सरकार को रोजाना कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट बनाने और कोरोना से होने वाली मौतों के बारे में भी रिपोर्ट रखने को कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सरकार को केंद्र से कोरोना की सारी जानकारी साझा करने के भी निर्देश दिए।